हेलो गाइस, एक बार भी स्वागत करता हूं आपका मैथ विद आर पर। तो देखो, आज जो मेरी क्लास है क्लास 11th और यूपी बोर्ड के लिए बिल्कुल स्पेशल है। देखो, हमारे जो चैप्टर है वो है समुच्चय, और समुच्चय का जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसको हमने बिल्कुल अपना कंप्लीट कर लेता, बिल्कुल जीरो से लेकर। ठीक है, नहीं एक जितने भी क्वेश्चन थे एक का क्वेश्चन मैंने वहाँ पर करवाया है, तो आप देख सकते हो। इससे पहली क्लास जो हमारी थी 1.1 हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के हिसाब से अपनी करी थी। ठीक है, आज हम अपना 1.2 करेंगे, और 1.2 में है क्या उसको भी बिल्कुल हम अपना जीरो से लेकर चलेंगे। तो ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, शुरुआत में हमारी जो बात होती है परिमित अपरिमित की यहाँ पर बात होती है 1.2 में। आपको जो भी बच्चा यहाँ पर क्लास देख रहा होगा तो अपनी बुक अपने पास में रखना, तभी क्लास को देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर क्या चल रहा है। ठीक है, देखो बात करते हैं परिमित और अपरिमित की। परिमित और अपरिमित। ठीक है, परिमित और अपरिमित की बात यहां पर हम करेंगे। देखो परिमित, देखो इसको बोलते हैं फाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और फाइनाइट। देखो ये क्या होता है, जैसे कि मैंने ए बराबर ले दिया 2 3 4, तो हम इसको गिन सकते हैं। ठीक है, जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि 10 होगा, 12 होगा, या 15 होगा, या 20 होगा, 25 30 कुछ भी हो, तो ऐसी संख्या को हम जिनको हम गिन सकते हैं उसको बोलेंगे फाइनाइट यानी कि परिमित। ठीक है, और अपरिमित क्या होता है, जैसे कि ए बराबर मैंने ले दिया 1 2 3 डॉट 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 सेट। ठीक है, देखो 1 2 3 उससे आगे मैंने डैश का प्रयोग किया, क्योंकि यूँ नहीं पता कि यह संख्या कहाँ तक है, तो इसका हम अनुभव नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैंने बोल दिया इनफाइनाइट यानी कि अनंत या अपरिमित हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनफाइनाइट या अपरिमित हम इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह संख्या यूँ नहीं पता हमारी कि कहाँ तक यह संख्या जाएगी। 3 4 10 करोड़ कितनी भी आगे लो या जा सकती है यह संख्या हमारी, तो इसको बोलेंगे हम अपरिमित। और परिमित बोलेंगे जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे कि 10 हो गए 20 हो गए, उनको हम बोल सकते हैं परिमित यानी फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हैं। और जिनको नहीं गिन सकते उनको बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट यानी कि अनंत या अपरिमित आप बोल सकते हो। देखो क्लास 9th में और 10th में आपके पास होगा कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा का मान क्या होता है, या tan 90 का मान क्या होता है, अपरिमित होता है। ये मान होते हैं, तो वही ये अपरिमित है, अपरिभाषित या इनफाइनाइट या अनंत आप बोल सकते हो। ठीक है, होगा इनकी बात। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, परिमित अपरिमित की यहाँ पर बात हो चुकी है। चलो आगे जब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा उससे पहले, और फिर मैं अपना क्वेश्चन को स्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देखो क्या कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। देखो रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कि, चलो बात करेंगे, जैसे कि यहाँ एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं भाई, रिक्त समुच्चय को बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सेट का मतलब आप समझते होगे समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय क्या बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो पहला क्वेश्चन में कहा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसने क्या कहा कि दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या
प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, देखो भाज्य संख्या क्या होती है आपको पता भी होगा कि जो अपने आप से खुद से डिवाइड होती है। जैसे कि हमारे पास 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 यानी 11, 13, ये आगे जैसे चलते रहेंगे तो ये हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से यहाँ पर डिवाइड होती है, जिसने सिवाय स्वयं से यह कटती है, तो उसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो यहाँ तो भाज्य की बात हो रही है ना, ये तो अभाज्य संख्या है, छोड़ दो इसको, तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक है, देखो प्राकृत संख्या और विषम प्राकृत संख्या की बात किया है, तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है आपको पता होगा। विषम प्राकृत संख्या क्या होती है भाई? विषम प्राकृत संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ऐसे आगे आगे चलते रहेंगे जो विषम संख्या होगी। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। भाज्य यानी कि वे कौन सी विषम संख्या है जो 2 से डिवाइड होगी, यानी 2 से कटेगी। तो 1 नहीं कटने की, 3 नहीं कटने की, 5 नहीं कटने की, 7 नहीं कटने की, 9 नहीं कटने की, यानी कोई सी भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो 2 से हमारी डिवाइड हो जाएगी। इसने यही बात की थी कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो मैंने यहाँ पर विषम संख्या यहाँ पर ले लिए और 2 से कोई ऐसी भी संख्या डिवाइड नहीं होती यानी कटती नहीं, तो मतलब कि यह क्या हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। इसको बोल सकते हैं हम फाई। क्या बोल सकते हैं? फाई। क्या बोल सकते हैं? फाई। इसका मान, इसको बोलते हैं हम फाई। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, एवं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है क्या। क्वेश्चन नंबर 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना। तो भाई थोड़ा इशू होने के कारण बिजली लाइट चली गई थी, तो उसके लिए सॉरी। तो ठीक है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। मैंने यहाँ पर उससे इस क्वेश्चन में मैंने लिखवाई भी थी कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। बट 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 11 होती है। यानी वही संख्या लेनी है हमें जो स्वयं से डिवाइड होगी। देखो मैंने यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिया? आपके मायने में होगी सर ने या दोस्त ने, जो भी आप बोलोगे कि यहाँ पर 9 क्यों नहीं लिया। भाई 9 विषम संख्या है परंतु अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यह क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ओनली विषम संख्या है। और ये जितनी मैंने यहाँ पर संख्या लिखी है और आगे जो लिखूंगा जैसे कि 13 होगी और 17 होगी और क्या होगी 19 होगी और 23 होगी, ये स्वयं से ही डिवाइड होगी, तो इसलिए हमारी ये क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। और इसने क्वेश्चन में क्या बोला कि सम, यानी सम हमारी 2 होगी और अभाज्य संख्या का समुच्चय कौन सी हो जाएगी हमारी? 2। तो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी है? वह 2 ही है सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, वो हमारी 2 होगी। तो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसका भाई, एक्स रेशो एक्स या एक्स अनुपात एक्स बोल दो, एक प्राकृत संख्या है और देखो जो एक्स की वैल्यू है वह 5 से छोटी है और 7 ही साथ जो x की वैल्यू है वह 7 से बड़ी भी है। देखो x की वैल्यू 7 से x की वैल्यू 5 से छोटी भी है और x की वैल्यू 7 से बड़ी भी है, यानी कोई वैल्यू ऐसी है हमारी जो 5 से तो छोटी है, नहीं 5 से तो 5 तो ही, यानी कोई ऐसी वैल्यू भी है जो हमारी 5 से यानी 7 से भी बड़ी हो।
इसने क्या बोला कि जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से तो छोटी है और 7 से बड़ी है, यानी जो एक्स की वैल्यू है वो 5 से छोटी है और यहाँ 7 से बड़ी है। तो ऐसा तो संभव है ही नहीं हमारा, है तो नहीं संभव। क्यों नहीं संभव है भाई? 5 क्या है, 7 से छोटा है और 7 का जो 7 वैल्यू दे रखी है वह क्या दे रखी है कि 7 5 से छोटा है। नहीं, यह बात गलती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय। क्या है? रिक्त समुच्चय। क्योंकि एक्स की वैल्यू पहले तो दी ने 5 से छोटी और फिर दूसरे में दी ने क्या दी कि जो एक्स की वैल्यू है वह 7 से बड़ी है, 7 से बड़ी है। क्या यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक्स की वैल्यू 5 से छोटी है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 7 से बड़ी है, तो क्या 7 5 से छोटा है? यह बात गलती है। तो मतलब कि यह रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय में इसको बोल सकते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। इसने कहा कि y रेसो y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ बिंदु है। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसने क्या कहा कि y रेसो y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। बात दो समांतर रेखा ऐसी होती है, तो देखो ये समांतर रेखा कहीं भी आपस में कटने की नहीं। देखो ये रेखा अगर ऐसे चलती है, अगर ऐसे चलेगी तो आपस में पक्का 100% कटेंगे, परंतु अगर समांतर रेखा होगी ये आपस में कभी भी नहीं कट सकती। तो ये भी क्या होगी? हमारी रिक्त समुच्चय होगी, यानी एम्प्टी सेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिक्त समुच्चय। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा, तो इसको आप देख सकते हो जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करवाई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में किसकी बात की है हमारी यहाँ पर कि परिमित और अपरिमित, यानी निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, यहाँ पर हमें वह बात यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखो, तो यानी मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लेता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि कौन सी जो डिजिट हमारी वह फाइनाइट है और कौन सी हमारी इनफाइनाइट है। तो ठीक है, उसकी बात करेंगे यहाँ पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि परिमित क्या होता है और अपरिमित क्या होता है। परिमित क्या होता है? जो संख्या हमारी गिन सकते हैं, और अपरिमित जो हम गिन नहीं सकते। देखो वर्ष के महीनों को समुच्चय है, तो वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं। तो हाँ, यह बात क्या है? हमारी अपरिमित है। क्या परिमित है? क्योंकि हम इसको गिन सकते हैं, तो इसका मतलब है ये हमारी क्या है? फाइनाइट है, यानी परिमित है, फाइनाइट है। फिर इसने क्या कहा कि 1 2 3 डैश 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 डैश। तो इसको नहीं पता कि यह संख्या कहाँ तक है हमारी, तो इसका मतलब यह क्या? हमारी अपरिमित है, जिसको हम नहीं गिन सकते। वह क्या होगी? हमारी अपरिमित होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, देखो यहाँ पर बात की है 1 2 3 डैश 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 99 और 100। तो मतलब कि इसके बीच में संख्या पक्का हम 100% गिन सकते हैं। 3 और 99 के बीच में जो भी संख्या होगी उसको हम गिन सकते हैं। तो यह बस क्या हमारी परिमित है, सत्य है यह बात, क्योंकि हम गिन सकते हैं। जो भी बात हम गिन सकते हैं तो हमारी क्या होगी? फाइनाइट होगी, यानी परिमित होगी। देखो इसने यहाँ पर क्या कहा कि 100 से छोटे। यार फिर लाइट, फिर तो भाई लाइट की जाने के कारण देखो अब की बार भी सॉरी मांग, तो भाई क्या कर सकता हूँ, जब लाइट भाग जाती है फिर करना पड़ता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े कौन से हो सकते हैं? देखो 100 से बड़े हमारे आपको पता भी होगा, जैसे कि 101 होगा, 102 होगा, ऐसे ही डैश डैश डैश। उन्हें पता कहाँ तक जाएगी 100 से बड़े धन पूर्णांकों की यहाँ पर बात। ठीक है भाई, 100 से बड़े धन पूर्णांकों की बात हुई है यहाँ पर। तो 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 103 भी, 4 5 6 7 8, यानी इनफाइनाइट, यानी कि अपरिमित। यह बात अपरिमित होगी। ऐसा हम कह नहीं सकते कि धन पूर्णांक कितने हो सकते हैं, तो अपरिमित है अभी हमारी। ठीक है, जिनमें छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, हाँ जैसे कि 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, नहीं जैसे 9। ठीक
49, तो मतलब कि परिमित है यहाँ बात, हम बता सकते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो चुका है, आप देख सकते हो, फोटो ले सकते हो। ये हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात की है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। बात वही है सेम, इसमें भी हम फटाफट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन देखो देखने में कुछ नहीं है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, इनको फटाफट करने में हमारी अच्छा नहीं सही रहेगा। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, देखो समुच्चय आपको, देखो आपने एक ही चतुर्थांश देखोगा, देखो ये तो होता है एक्स अक्ष के समांतर, ये होता है वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, जब भी एक्स अक्ष की बात करेगा तो वाई बराबर 0 होगा, जब भी एक्स अक्ष की बात करेगा तो क्या होगा, वाई बराबर 0 होगा, और जब वाई अक्ष की बात करेगा तो यहाँ पर फिर होगा एक्स बराबर 0। ठीक है, जब एक्स अक्ष की बात होगी तो वाई बराबर 0, और जब वाई अक्ष की बात होगी तो एक्स बराबर 0 होगा। ठीक है, तो वाई बराबर 0 है तो मतलब कि यहाँ पर समांतर रेखा होगी हमारी, तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इस बात में हम बता नहीं सकते। तो यह बात होगी हमारी अपरिमित, अपरिमित यानी कि इनफिनाइट। जब भी एक्स अक्ष की बात होगी तो y बराबर 0, और जब y अक्ष की बात होगी तो x बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x अक्ष की बात थी y बराबर 0, तो यहाँ पर समांतर रेखा यहाँ पर नहीं बता सकते कि कहाँ तक जाएगी, तो इसलिए ये हो जाएगी अपरिमित। अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है आपको पता भी होगा, 26 यानी 26 है, तो उसका समुच्चय हम कर सकते हैं। यह बात होगी मेरी परिमित यानी फाइनाइट। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, जैसे कि हमारे पास 5 ही ले लो, 5 1 जा 5 यानी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 8 40, 5 9 50, ऐसी पता नहीं कितनी संख्या होगी जो हम बता नहीं सकते। तो इसलिए मतलब यह भी हमारी क्या होगी, अपरिमित होगी, इनफिनाइट होगी। कहाँ तक होगी यह बात हम यहाँ पर बता नहीं सकते। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, देखो आपको पता भी होगा पृथ्वी पर कितने जानवर हैं। कुछ जानवर तो हमने देखे भी है, परंतु कुछ जानवर तो ऐसे जानवर हैं जो हमने कभी भी देखे नहीं है, तो उनका भी हम अपना हिसाब नहीं लगा सकते कि हाँ कितने जानवर है। तो यह भी बात हो जाएगी हमारी अपरिमित। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली वृत्तों समुच्चय, तो मूल बिंदु कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं। देखो ये तो होगा एक्स अक्ष, ये होगा वाई अक्ष, मूल बिंदु होते हैं यहाँ पर 0,0 यहाँ पर। तो यहाँ पर वर्त की बात की है तो वर्त, फिर हट के फिर वर्त, फिर से अगला बड़ा वर्त, उससे बड़ा वर्त, उससे बड़ा वर्त। ठीक है, यहाँ पर लिखता हुआ है मैं हट के दोबारा, ये होते हैं मूल बिंदु 0,0। तो यहाँ पर मूल बिंदु से कारण है होकर जाने वाली, तो यहाँ पर वर्त किसी का ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, पता नहीं कहाँ से जाएगा, नहीं पता लगा मुझे भी भाई। तो क्या करेगा, इसको भी अपरिमित लिखेगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो सका है। तो जब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इससे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में है क्या, निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b है अथवा नहीं, यानी a के बराबर b है या नहीं, हमें यहाँ पर यह बात ज्ञात करनी है। a पार्ट एरा, b पार्ट एरा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में a पार्ट एरा, b पार्ट एरा, और क्वेश्चन नंबर 3 में a पार्ट एरा, b पार्ट एरा, और 4 में a पार्ट एरा और b पार्ट एरा हमारा। तो ठीक है, देखो a पार्ट में हमारे पास क्या है, a है, b है, c है, d है, और b पार्ट में d c b है, यानी उल्टा है, बात वही है, a भी है, b भी है, b भी है, c भी है, d भी है, d भी है। देखो लिखने का तरीका क्या होता है, हाँ देखो लिखने का तरीका होता है जैसे कि a एलिमेंट b, यानी a एलिमेंट a में भी है, a b में भी है, ऐसे b एलिमेंट a और b एलिमेंट b, ऐसे c एलिमेंट a और c एलिमेंट b, ऐसे d एलिमेंट a और d एलिमेंट b। ये हमारे लिखने का तरीका होता है, क्योंकि a एलिमेंट a यानी a में भी है और a b में भी है, b a में भी है, b में भी है, और c a में भी है, c b में भी है, और d a में भी है, तो d b में भी है। तो मतलब कि a बराबर b, हाँ यह बात सही है आंसर। तो पहला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 4 8 12 16 यानी 4 8 12 16, बी में क्या है 8 है, 4 भी है, 16 भी है, 18 नहीं है, 18 नहीं है।
तो देखो क्या लिखने का तरीका क्या है कि 18 एलिमेंट ए, 18 एलिमेंट नहीं है किसमें, बी में, तो मतलब कि ए बराबर बी नहीं है, बस इतना ही है। ये हमारा लिखने का तरीका होता है, क्योंकि जो 18 है वो एलिमेंट ए में तो है, समुच्चय ए में तो है, परंतु हमारा 18 नहीं, मैंने गलती कर दी भाई। जो हमारा 18 है वो एलिमेंट ए में तो नहीं है, ओनली 18 हमारा एलिमेंट ए में है, यानी ओनली समुच्चय ए में, तो ए बराबर बी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बी में तो 18 है हमारे पास, ये रहा, परंतु यहाँ पर 18 नहीं है, तो इसलिए 18 समुच्चय नहीं है ए में, यानी एलिमेंट नहीं है, और ओनली 18 हमारा किस में, बी में है, तो ए बराबर बी नहीं है हमारा। देखो यहाँ पर देख लो 2, 4, 6, 8, 10 है, और यहाँ पर कहा कि x रेशो x सम धन पूर्णांक है और x बराबर 10। यहाँ पर दे रखा, देखो यहाँ तो इन्हें सीधी बात कर दी कि 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पर बात वही है, धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक, तो सम धन पूर्णांक कौन से होते हैं, सम धन पूर्णांक यही तो होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, अरे बराबर तो हो गए, तो ए बराबर बी है हमारा, ये बात सही है, ठीक है। x रेशो x संख्या 10 का एक गुणज है, नहीं है, 10 है, 15 नहीं है, 20 है, 25 नहीं है, तो a बराबर b नहीं है हमारा, हो गया। लिखने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो चुका है। तो अब जब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या, देखो देखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो कि हाँ है क्या, ये है बहुत आसान। देखो क्या है भाई, ए पार्ट का हमारे पास क्या वैल्यू है, यानी क्या मान है, 2,3, समुच्चय में है 2,3। देखो बी में है x रेशो x समीकरण x² प्लस 5x प्लस के 6 इक्वल 0, यानी बराबर 0 का एक हल है। तो पहले b को हम जो समीकरण है हमारी, इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। तो x² प्लस के 5x और प्लस के 6। देखो आपने ये क्वेश्चन नंबर 11 कब में आता है, तो आपने 9th 10th में इसको सोल्व करने का भी तरीका आपने समझ लिया होगा कि हाँ कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो उसको हम फटाफट ही सोल्व करेंगे। बस 3x प्लस के 2x प्लस के 6 बराबर 0। x को मनाएगा तो x प्लस के 3 प्लस के 2 को मनाएगा x प्लस के 3। ठीक है, पता होगा जिस बच्चे को ये अच्छी, ये तो समझाने की जरूरत है ही नहीं यार, इनको तो आपने कर भी लिया होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ओनली दिखा रहा हूँ आपको क्या है ये, माइनस के 3 और माइनस के 2। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस के 3 माइनस के 2। तो b का बराबर हो जाएगा हमारा माइनस के 3 और माइनस के 2। तो ये तो है ही नहीं भाई, सोचिए समानता है नहीं, ये प्लस के माइनस के डिजिट समान है, नंबर समान है, नहीं संख्या समान है, परंतु यह प्लस के माइनस के है तो समान युग्म में नहीं है। तो क्या कारण सही, तो मैंने बता दिया कि ये माइनस की है प्लस के, तो कारण भी हमारा सही होगा। तो ये समुच्चय युग्म समान नहीं है, तो लिख देंगे समुच्चय युग्म समान नहीं है, समुच्चय युग्म समान नहीं है। ठीक है, देख लो आप भी, एक बार गौर से कर लो आप भी, क्योंकि देखो ये क्या है, x² प्लस के 5x प्लस के 6 बराबर 0, यानी हमें देखो ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी कि गुणा करके तो 6 है और जोड़ के 5 है। तो 3 दूनी 5 नहीं, 3 दूनी 6, देखो गुणा करके तो 6 होगा, 3 दूनी 6, गुणा करके 6 और जोड़ का होगा 5। ठीक है, x कॉमन आएगा तो x प्लस के 3 बचेगा, प्लस यहाँ तो 2 कॉमन ले दिया तो x प्लस के 3 बचेगा, फिर x प्लस के 3 कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, x प्लस के 2, x प्लस के 2 आएगा। देखो फिर देखो मैंने पहले x प्लस के 3 लिया, x प्लस के 3 बराबर 0, देखो प्लस के है तो उधर जाएगा हो जाएगा माइनस के 3। ऐसे ही इसका x प्लस के 2 बराबर 0, x बराबर माइनस के 2, तो इसलिए x की वैल्यू आ गई माइनस के 3 माइनस के 2। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के जो पहला क्वेश्चन था वो भी हो चुका है। इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बात की है, a बराबर x रेशो x शब्द फॉलो का एक शब्द है, बी पार्ट में y रेशो y शब्द वोल्फ का एक शब्द है। तो हमें क्या पहचानना है, जो ए पास a में हमारा शब्द क्या है फॉलो, और b में हमारा शब्द क्या है वोल्फ। तो देखो कि हाँ वोल्फ के जितनी भी अक्षर इसमें है हमारे, हाँ है, देखो है, W भी है, हाँ W भी है, O भी है, O भी है, L भी है, L भी है, F भी है, F भी है, हाँ ये बात सही है। तो ये समुच्चय युग्म समान है, समुच्चय युग्म समान है, क्योंकि देखो हमने W भी मिलेगा, O भी मिलेगा, L भी मिलेगा और F भी मिलेगा,
तो ये बात हमारी समुच्चय युग्म समान है, क्योंकि हर अक्षर हमने यहाँ पर मिल चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 6 क्वेश्चन करेंगे और फिर देखो वो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास को एंड करूँगा। नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चय का चयन करना, यानी जो समान समुच्चय है उनका हम यहाँ पर चयन करेंगे। तो ठीक है, देखो हमारे पास ए में क्या पास है, ए में हमारे पास वैल्यू क्या है 2 4 8 12, बी में 1 2 3 4, सी में 4 8 12 14, डी में 3 1 4 2, ई में माइनस का 1 और कोमा 1, एफ में 0 कोमा a और जी में 1 माइनस के 1, एच 0 कोमा 1। ठीक है, देखो आपने एक बात नजर आई होगी, बी में कितना है 1 2 3 4 और ई में कितना है, ई में नहीं डी में कितना है 3 1 4 2। ठीक है, यहाँ पर बी में कितना है 1 2 3 4 और डी में कितना है 3 1 4 2, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4 या 3 1 4 2 कुछ भी लिख लो, बात तो एक है भाई, एक भी है, 2 भी है 2 भी है, 3 भी 4 भी। तो लिखेंगे हम बी बराबर डी। पहला क्वेश्चन ये होगा। सेकंड, इसमें दूसरा जवाब होगा ई बराबर जी के। देखो माइनस का एक है, माइनस का एक है, तो ई बराबर जी के। बस समान युग्म की बात की थी, समान समुच्चय की बात की थी, तो बी बराबर डी, ई बराबर जी, बस हो गया। तो ठीक है, आज हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 थी वह कंप्लीट हो चुकी है। कल मिलेगा अपना 1.3 से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, एक बात और, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और सभी को बताइए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो बाय, आज के लिए इतने, बाय स्टूडेंट।